नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बेस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पैट का एग्जाम आपका आने वाला है दोस्तों। इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाए हैं। अगर दोस्तों इससे पहले हम मध्यकालीन भारत के प्रैक्टिस सेट को पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां आप जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप सक्सेस बेस्टा क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की बिना समय को नष्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां से हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। आपको पता है दोस्तों 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर, आप देखेंगे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहां पर पहुंचता है और उस समय आप देखेंगे कालीकट का राजा जो था जमोरिन जो था, इसने इसका भव्य स्वागत किया। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे जो भारत पहुंचे, और वह कहां पहुंचे, कालीकट बंदरगाह पर। सन 1498 वास्को डिगामा नाम था और जमोरिन जो शासक था उसने इनका स्वागत किया। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए केप ऑफ गुड होप, जो भारत का केरल है, इस वाले रूट को केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। केप ऑफ गुड होप होते हुए ये जो है वास्को डिगामा भारत आता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न ये देखिए, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था। हम आपको बता चुके हैं 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत में किस बंदरगाह पर उतरा। हम आपको बता चुके हैं कालीकट बंदरगाह पर उतरा है। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिए ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था पहला वायसराय बन के आता है। लेकिन वास्को डिगामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो भारत आता है। गोवा को पुर्तगालियों ने किससे जीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से जीता था। इन्होंने इसकी हत्या कर दी और पुर्तगालियों ने गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां डाली। दोस्तों आपको पता है जो हमारा केरल प्रांत है, इस वाले प्रांत में आप देखेंगे यहीं पर जो कोचीन नामक जगह है, कोचीन जगह पर ही दोस्तों इन्होंने सबसे पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला वह पहला डच नागरिक कौन था। दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डिगामा, अब यहां डच नागरिक पूछ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों पहला कार्नेलियस हाउटमैन जो था, यह व्यक्ति पहला डच व्यक्ति था जो भारत पहुंचता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको याद होगा बेदरा का युद्ध आपसे पूछा गया। तो बेदरा का युद्ध जो था दोस्तों डचों का पतन का मुख्य कारण बना 1759 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1498 में दोस्तों याद रखिए जो पुर्तगाली कंपनी है उसकी स्थापना 1498 में होती है। और 1602 ईस्वी में दोस्तों जो डच है, डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डच कंपनी है दोस्तों, डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। हम बता चुके हैं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। अब दोस्तों हम आपको एक ट्रिक और बता देते हैं कि इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम आपको याद रहे। जैसे हमारी ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फसा, ये ट्रिक याद रखिए आप दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, फिर इसके बाद अंग्रेजी, पुर्तगाली हमने आपको बताया 1498, अंग्रेजी 1600 में होती है, और डच अड़ा के बाद डच जो आएंगे आप याद रखिए
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। फिर इसके बाद डेनिश की स्थापना होती है। सबसे लास्ट में दोस्तों फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये ट्रिक याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहां पर लगी? जो अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में, याद रखिए, सूरत में स्थापित कर दी थी। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सूरत। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया पहला अंग्रेज राजदूत कौन था? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में दोस्तों सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉमस रो को मुगल दरबार में किसके द्वारा भेजा गया था? तो दोस्तों याद रखिए जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम के द्वारा टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में कोठी किस वर्ष स्थापित की थी? दोस्तों सबसे पहले आपने देखिए 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में स्थापित की थी, लेकिन कुछ कारणों से मुगलों से मतभेद होने की वजह से ये पूर्णता तैयार नहीं हो पाई। इसी बीच दोस्तों 1611 ईस्वी में जो मसूलीपट्टनम नाम की जगह है, इस जगह इन लोगों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी है स्थापित की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में इन्होंने तैयार की थी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय दोस्तों जो रानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इसके द्वारा इसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठरी कहां पर स्थापित की थी? तो याद रखिए दोस्तों अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों दोनों ने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। तो याद रखिए फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में यह व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने किस स्थान की स्थापना की थी? दोस्तों 1674 ईस्वी में, याद रखिए 1674 में, याद रखिए ये पौंडीचेरी की स्थापना जो की गई थी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर कौन सा बनाया गया? तो दोस्तों आपको पता है जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो बंगाल जो था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है। तो मुर्शिद कुली खां जो था दोस्तों अपनी राजधानी बंगाल, जो पहले ढाका थी बंगाल की राजधानी, इसे मुर्शिदाबाद परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों याद रखिए जो प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी में होता है। ये किसके बीच हुआ था? जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था और वहीं दूसरी ओर जो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों मीर जाफर जैसे जो इसके सेनापति थे गद्दार, इन्होंने इसको धोखा दे दिया। इस वजह से 1757 का युद्ध मैदान में लड़ने से पहले ही है सरेंडर कर देता है। तो याद रखिए 1757 के प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जब दोस्तों सिराजुद्दौला जो था बंगाल से अपदस्थ कर दिया जाता है, उसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और जो अवध का नवाब था और मुगल शासक, इन तीनों ने मिलकर 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर के युद्ध को लड़ा और 1764 ईस्वी में फिर से परास्त हो जाते हैं। ये तीनों की तिकड़ी अंग्रेजों से परास्त हो जाती है और माना जाता है बंगाल और भारत पर वहीं से अंग्रेजों का वास्तव में प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया बक्सर के युद्ध के बाद। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? दोस्तों याद रखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी को प्रथम हुआ था। 1780 से 1784 ईस्वी के बीच द्वितीय हुआ था और 1790 और 1792 के बीच तृतीय हुआ था और 1799 में चतुर्थ हुआ था। तो याद रखिए ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। 1799 के बाद टीपू सुल्तान युद्ध के मैदान में मारा जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे अंग्रेजों का मैसूर पर पुनः आधिपत्य हो जाता है। तो याद रखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, इसमें हैदर अली मारा जाता है और इसके बाद टीपू सुल्तान की एंट्री होती है। 1790 1792 यहाँ भी टीपू सुल्तान लड़ता है और 1799 में
अंतिम युद्ध था मैसूर का, टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अगला देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान किस यूरोपीय संगठन का सदस्य था? तो दोस्तों याद रखिए ये फ्रांसीसी क्लब था, फ्रांसीसी का क्लब था ये, जैकोबिन क्लब, इसका सदस्य था टीपू सुल्तान, ये याद रखना है आपको। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है ये तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके बाद होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसने मैसूर पर अधिकार कर लिया? तो याद रखिए दोस्तों, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, और 1799 के समय दोस्तों वायसराय कौन, 1799 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेलेजली था। याद रखिए ये वेलेजली जो था, तो इस यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी का आधिपत्य हो जाता है लॉर्ड वेलेजली का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिए 1757 से 1760 ईस्वी तक, जब इसने प्लासी का युद्ध जीता था। फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक ये पुनः बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर। इस समय दोस्तों याद रखिए जो इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर को युद्ध हारने के बाद, उस समय ये वापस आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो 2 बार ये बनाया गया, 1757 से 1760, 1765 से 1767 ईस्वी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर होती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुर्शिदाबाद के लिए उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जब दोस्तों आपको पता है बंगाल पर आधिपत्य हो चुका है, तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा वाले रीजन पर अब अंग्रेजों ने अपनी द्वैध शासन चलाना शुरू किया। द्वैध शासन चलाने के लिए उन्होंने जो मुर्शिदाबाद में उप दीवान की नियुक्ति की थी, तो इसे रजा खां, मोहम्मद रजा खां को बनाया था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां को बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, इन्होंने हर जगह अलग अलग दीवान नियुक्त किए थे, तो राजा सितायब राय जो थे, बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने बिहार के लिए इसको उप दीवान चुना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, इसमें जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है बंगाल का। याद रखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष फौजदारी व दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी? ये दोस्तों 1772 ईस्वी में इसने फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा किस संस्था को कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण दिया गया? तो दोस्तों आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो ब्रिटानिया संसद थी, ब्रिटेन की संसद थी, इसको कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण दिया गया था, तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब होती है? परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत दोस्तों 1793 ईस्वी को होती है, और 1793 को याद रखिए लॉर्ड कार्नवालिस जो था ये गवर्नर जनरल था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1791 में जोनाथन डंकन ने कहां पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? 1791 ईस्वी में दोस्तों बनारस में की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिविल सेवाओं की आरंभिक नींव किसके द्वारा रखी गई? तो सिविल सेवाओं की आरंभिक नींव कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जो कार्नवालिस था, कार्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवाओं की आरंभिक नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर जॉन सोर ने किस नीति को अपनाया? तो दोस्तों इसने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, तो याद रखिए अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? दोस्तों सबसे पहले फोर्ट विलियम की स्थापना कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी, यह भी कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये स्थापना इसलिए की गई थी कि सिविल सेवक जो थे, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने किस नीति की शुरुआत की थी? हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस ने की थी, याद रखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सहायक संधि की शुरुआत
लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किसे बंगाल का शेर कहा था? तो दोस्तों इसने स्वयं को ही बंगाल का शेर कहा था। याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बंगाल का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सर जॉन वर्लो के काल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, सर जो जॉन वर्लो है, इसके समय काफी ज्यादा फेमस है दक्षिण भारत में। 1806 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था, वेल्लोर सिपाही विद्रोह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ किस स्थान पर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा एकाधिकार समाप्त किया गया? दोस्तों याद रखिए, केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार तोड़ दिए गए। मतलब भारत से व्यापारिक एकाधिकार तोड़ दिया गया। अब भारत में बहुत सारी कंपनियां आने लगी थी। तो याद रखिए, भारतीय व्यापार से एकाधिकार तोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम आपको दोस्तों एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। अगर ये भारत का मैप है तो अगर आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था काफी ज्यादा फेमस थी, जो राजस्व की व्यवस्था थी, महालवाड़ी। वहीं आप देखेंगे दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी जो थी, रैयतवाड़ी ये ज्यादा फेमस थी, ये मद्रास वाले रीजन में। वहीं आप देखेंगे इस साइड जो था स्थायी बंदोबस्त, बंगाल वाले रीजन में स्थायी बंदोबस्त जो था काफी ज्यादा प्रचलन में रहा। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त बंगाल वाले रीजन में, और रैयतवाड़ी दक्षिण भारत अर्थात मद्रास वाले रीजन में है। तो याद रखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अगर आपको दोस्तों याद है, 1813 से लेके 1818 ईस्वी तक लगभग ये युद्ध चला था। ये चौथा आंग्ल मराठा युद्ध इस टाइम पीरियड में हुआ था। तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, इसका टाइम पीरियड था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठगी, सती और कन्या हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? दोस्तों याद रखिए, एक ट्रिक है, ठगी, सती, अंग्रेजी शिक्षा और उच्च पद पर बालिका हत्या। ये ट्रिक याद रखिए, बालिका हत्या, इससे काफी चीजें याद हो जाएंगे। ठगी, सती, अंग्रेजी शिक्षा, उच्च पद पर बालिका हत्या। ठगी प्रथा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और बालिका हत्या का प्रतिबंध किया गया। किसके काल में? ये विलियम बेंटिक के काल में किया गया था। ये सब काम सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। वहीं आप देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिए। अब यहां पर क्वेश्चन आया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसने प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर चार्ल्स मेडकॉफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? अगर दोस्तों एक ट्रिक याद रखिए, अफगान में पहला शब्द क्या है? आ है। तो जो गवर्नर जनरल होगा उसके पहले शब्द अक्षर भी जो होगा वो भी आ होगा। तो ऑकलैंड जो याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंध का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? चाहे दोस्तों सिंध का विलय हो, इसका देखिए एलन लॉर्ड एलन बरो के समय सिंध का विलय हुआ था। और यहीं पर अगला देखिए दोस्तों, दास प्रथा का भी समापन। दो चीजें याद रखिए, सिंध का विलय और दास प्रथा, ये दोनों की दोनों दोस्तों लॉर्ड एलन बरो के टाइम पीरियड में होती हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में होता है। उस समय ये दोस्तों गवर्नर था, याद रखिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो बलि प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो था, इसी के द्वारा बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? दोस्तों 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था, डलहौजी का कार्यकाल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा शुरू की गई? हम आपको बता चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत, इसी डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्यपगत का सिद्धांत ही था दोस्तों जो 1857 की क्रांति के लिए भी उत्तरदायी कहीं ना कहीं रहा है। तो याद रखिए। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सतारा को जोड़ा गया, झांसी को जोड़ा गया, उदयपुर को जोड़ा गया, अवध के अलावा भी दोस्तों कर्नाटक है। अभी रिसेंटली की जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें कर्नाटक भी ऑप्शन में दिया हुआ था। सतारा दिया था, झांसी दिया था, कर्नाटक दिया था और एक और ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें कर्नाटक करेक्ट ऑप्शन था। कर्नाटक को भी नहीं जोड़ा गया था हड़प नीति के तहत, ना अवध को जोड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह डलहौजी के ही द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? इसी डलहौजी के समय दोस्तों 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया जा चुका है आपके एग्जाम में। 1856 में किस सामाजिक सुधार कानून को पारित किया गया? तो 1856 ईस्वी में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई थी। ये दोस्तों धार्मिक जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो धार्मिक कारण थे, कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी प्रथाओं को भी मान्यता देने की वजह से हुई थी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। ये एक धार्मिक कारण भी बना आगे चल के 1857 की क्रांति का। भारत में पहली बार डाक टिकट किसके समय में जारी की गई? दोस्तों कुछ चीजें याद रखिए, चाहे जैसे रेलगाड़ी की शुरुआत हो या फिर विधवा पुनर्विवाह हो और डाक टिकट हो, ये चीजें जो थी ये इससे जोड़ के देखिए, ये डलहौजी के ही समय पर हुई थी। डाक टिकट, विधवा पुनर्विवाह हो या फिर ट्रेन का चलना हो। अब देखते हैं दोस्तों, अगला है, भारत में तार सेवा टेलीग्राफ किसके समय शुरू हुआ? यह भी याद रखिए दोस्तों, टेलीग्राफ भी दोस्तों डलहौजी के समय शुरू हुआ था, इसको भी याद रखना है। निम्न में से किस राज्य को डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया था? तो दोस्तों नागपुर को किया गया था, बघाट को किया गया था, जैतपुर को किया गया था, बरार को नहीं किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों भारतीय समाज सुधारक जो रहे राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में इनके ही द्वारा की गई थी, याद रखिए। और इसी से याद रखिए इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो अकबर द्वितीय था, अकबर द्वितीय मुगल शासक था, इसने इनको राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किन कुरीतियों के विरोध में था? जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में स्थापित हुआ था, यह किन कुरीतियों के विरोध में था? सती प्रथा का विरोध ये करता था, बहुविवाह का विरोध ये करता था, जातिवाद का विरोध इसने किया और अस्पृश्यता का विरोध इसने किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद और अस्पृश्यता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो आपको दोस्तों पता है केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा ये ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 ईस्वी में बंबई में हुई थी, याद रखिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों याद रखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी और किसकी देखरेख में हुई थी? किसका मार्गदर्शन था? केशव चंद्र सेन, बिल्कुल याद रखिए केशव चंद्र सेन जी ने इनको मार्गदर्शन किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है,
प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो प्रार्थना, ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिए प्रार्थना समाज के प्रमुख जो सदस्य थे वो रानडे और भंडारकर थे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले याद रखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिए ये कई बार पूछी जा चुकी है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की किताब है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ये कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बता चुके हैं आपको, दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्यालय कहां स्थापित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिए लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। रिवीजन भी करते चलिए साथ ही साथ। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती। तो इतने पॉइंट याद रखिए आर्य समाज से, इतने पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? और अब दोस्तों देखिए स्वामी विवेकानंद जी जो थे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिए दोस्तों 1893 का शिकागो का सम्मेलन जो था, जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, भारत की ओर से नेतृत्वकर्ता जो थे यही स्वामी विवेकानंद जी थे। इन्हीं के द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया था। और इनके जन्म दिवस याद रखिए जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बता चुके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, तो दोस्तों याद रखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1896 ईस्वी में की थी। वहीं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन। क्योंकि दोस्तों आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, यह भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना भी दोस्तों याद रखिए 1875 ईस्वी में होती है और 1875 ईस्वी में ही आर्य समाज की स्थापना होती है, यह भी याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल अर्काट के द्वारा की गई। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां बनाया गया? तो याद रखिए दोस्तों मद्रास के निकट अडयार नामक जगह पर अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया थियोसोफिकल सोसाइटी का। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व भारत में किसने किया? दोस्तों ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, मतलब थियोसोफिकल आंदोलन का नेतृत्व भारत में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कई बार पूछा जा चुका है, सर सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक इतिहास आपको बता देते हैं छोटा सा। 1875 ईस्वी में देखिए दोस्तों अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की शुरुआत होती है। एंग्लो मुस्लिम स्कूल जो था ये 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में बन के तैयार होता है। आगे चलकर दोस्तों यही अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम स्कूल जो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनता है और ये जो है 1920 ईस्वी में बनता है। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? यंग बंगाल आंदोलन दोस्तों इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। हेनरी विवियन डेरोजियो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरोजियन ने किन दो संगठनों की स्थापना की थी? यह भी कई बार पूछा गया है, याद रखिए, जो एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये दो संस्थाओं की स्थापना डेरोजियो के द्वारा की गई थी। एक तो हो गया एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा हो गया सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरोजियो ने इन दो संगठनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया और ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्जा गुलाम अहमद ने किस पुस्तक की रचना की? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा दोस्तों हमने बताया आपको बराहीन ए अहमदिया, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक भी यही थे, याद रखिए, मिर्जा गुलाम अहमद, और इन्हीं ने ही बराहीन ए अहमदिया पुस्तक भी लिखी है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में किया गया था। इस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन यहां वायसराय था, लॉर्ड कर्जन, इसी के समय ये बंगाल का विभाजन होता है। अब आइए बंगाल विभाजन से और भी प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में क्या मनाया गया? तो इसे दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन वाले दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से आंदोलन हुए? तो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों याद रखिए, एक तो स्वदेशी आंदोलन हुआ और दूसरा बहिष्कार आंदोलन छिड़ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन दोनों 1905 ईस्वी में शुरुआत होते हैं, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जाने कितनी बार आपसे एग्जाम में रिपीट हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी, याद रखिए, और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह, याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को ढाका में हुई। इन चीजों को भी रिवाइज करते चलिए आप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो मुश्ताक हुसैन के द्वारा मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन जो 1908 ईस्वी में हुआ था, क्या मांग की थी? आपको दोस्तों पता है 1908 के बाद क्या आएगा? 1909। 1909 में ही आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आते हैं। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या होता है दोस्तों? मार्ले मिंटो रिफॉर्म में ही पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। तो इसका मतलब 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें किसकी मांग की गई होगी? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई होगी, जिसे 1909 में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। देखिए मुस्लिम लीग की मांग को किस सुधार अधिनियम में मान्यता दी गई? तो याद रखिए जो मार्लेमेंटो सुधार है 1909, इसमें इनको मान्यता दे दी गई, ये हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में किसका स्वागत हुआ? तो 1911 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिए 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम जो था और रानी मैरी और जॉर्ज पंचम, इनका भव्य स्वागत किया गया। 1911 के ही दौरान याद रखिए दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। और 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, उसमें दोस्तों याद रखिए जनगण मन गाया गया था पहली बार, तो इस चीज को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 में किस निर्णय की घोषणा हुई? तो दिल्ली दरबार 1911 में दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ
राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1911 के अगला प्रश्न है 1911 ईस्वी के दरबार में कौन सा निर्णय वापस लिया गया? हम आपको बता चुके हैं बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? होम रूल आंदोलन की शुरुआत दोस्तों याद रखिए 1916 ईस्वी में हुई थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय एक तो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। आगे हम दोनों विस्तार से देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी? एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर में की थी और मद्रास के अडयार में की थी। याद रखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार दोस्तों जो घटनाएं दे दी जाती हैं और सीक्वेंस में रखने के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना और साथ दे दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना। तो आपको याद रहना है, मंथ याद रखिए, सितंबर में अडयार में की थी एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग के पहले सचिव कौन बनाए गए थे? जॉर्ज अरुंडेल। कई बार पूछा जा चुका है, जॉर्ज अरुंडेल जो थे पहले सचिव बनाए गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब देखिए यहां पर आया है, ये देखिए जो अप्रैल 1916 है, अप्रैल 1916 में इन्होंने की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कब की थी? सितंबर में की थी। याद रखिए सितंबर 1916 ईस्वी में। कहां पर? मद्रास के पास एक जगह है अडयार, अडयार नामक स्थान पर की थी। तो इस चीज को भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां की थी? पुणे में की थी और उन्होंने अडयार में की थी। एनी बेसेंट जी ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी अडयार में। इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को होती है, 1885 को। और पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। और याद रखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताते हैं। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 72। कहां पर हुआ अधिवेशन? बंबई के संस्कृत कॉलेज में होता है, बंबई के। और किसकी स्थापना किसने की? एयू ह्यूम ने की थी। और याद रखिए इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। और इसके पहले पारसी अध्यक्ष कौन हुए? पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो थे। और इसके अलावा याद रखिए पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन बने इसके? जॉर्ज यूल जो थे पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। इसके अलावा याद रखिए पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? 1896 के अधिवेशन कोलकाता में। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। इसमें दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1905 में। याद रखिए बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1907 का सूरत अधिवेशन याद रखिए नरम दल गरम दल में विभाजन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था वो भी याद रखिए। इसमें नरम दल और गरम दल एक दूसरे से मिल जाते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी मिलती है। इसके अलावा 1917 का अधिवेशन याद रखिए, पहली महिला जो अध्यक्ष हुई थी एनी बेसेंट जी थी। और इसके अलावा 1925 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी, कानपुर अधिवेशन था, इसकी सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। 1924 का अधिवेशन बेलगावी अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज्य का यहाँ पर उद्देश्य डिक्लेयर कर दिया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा जो है कांग्रेस से भी आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बता चुके हैं, एयू ह्यूम के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, बता चुके हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बता चुके हैं आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? बंगाल डिवीजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, आपको बता चुके हैं 1905 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ? बंगाल विभाजन दोस्तों याद रखिए 16 अगस्त 1905 से प्रभावी हुआ और 20 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी, इस बात को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला ये गीत लिखा था? तो स्वदेशी आंदोलन के ही समय लिखा था, 1905 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमार सोनार बंगला बाद में किस देश का राष्ट्रगान बनता है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति से पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर के द्वारा दिल्ली में नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा दोस्तों ये कानपुर से नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो लखनऊ में दोस्तों आपको पता है बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 के नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो याद रखिए ये जून 1857 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से। झांसी का ये नेतृत्व कर रही थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिए दोस्तों लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद से अभी जो प्रयागराज बन चुका है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो कुंवर सिंह ने दोस्तों जगदीशपुर, ये बिहार में है जगदीशपुर जगह, यहां से ये नेतृत्व कर रहे थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। बरेली से दोस्तों आपको पता होगा खान बहादुर खां जो थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना साहब कहां से थे दोस्तों? कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। रिवीजन भी करते चलिए, तात्या टोपे भी और कानपुर से ही नेतृत्व कर रहे थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फैजाबाद के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो फैजाबाद के दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, याद रखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद, अभी जो अयोध्या है उसका नेतृत्व कर रहे थे। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व देखिए खान बहादुर कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? बरेली का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं आप देखेंगे लियाकत अली इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। आप देखिए सब, जब आपका सब कुछ क्लियर होगा तब आप इजीली आंसर टिक कर देंगे। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? अजीमुल्ला कर रहे थे। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1857 में दिल्ली में विद्रोह की तिथि क्या थी? तो दोस्तों ये 11 से 12 मई 1857 की बात है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा जा चुका है इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की बुक भी लिखी हुई है, याद रखिए। इन्होंने ही अपनी बुक में 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? कई बार पूछा जा चुका और ये 1857 की क्रांति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए ये मेरठ से शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हम आपको बता चुके हैं, बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। रिवीजन भी करते चलिए।
नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। और जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? जगदीशपुर, ये बिहार का, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? हम आपको बता चुके हैं, झांसी से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जन सहयोग की अधिकता नहीं थी, बल्कि सीमित क्षेत्रीय विस्तार। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो ये फैल ही नहीं पाया, और उत्तर भारत में भी कई ऐसी जगह रहे जहां पर ये नहीं फैल पाया। तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार की वजह से ये असफल हो गया। निम्न में से कौन से गुटों ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया? तो दोस्तों, जमींदार, साहूकार और उच्च वर्ग जो था, इन लोगों ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया। यह भी एक मुख्य कारण रहा 1857 की क्रांति के असफल होने का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विद्रोहियों का समर्थन किया था? दोस्तों याद रखिए, विद्रोहियों का समर्थन किया मतलब जो दोस्तों भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 की क्रांति कर रहे थे, उनका समर्थन नहीं किया था इन ग्वालियर वालों ने, हैदराबाद वालों ने और पटियाला वालों ने। ये दोस्तों अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। तो याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे के सारे लोग जो थे अपने स्वार्थ में अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, इसलिए इन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, ग्वालियर, हैदराबाद और पटियाला। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कौन थे? दोस्तों हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर, याद रखिए, इस डाटा को याद रखिए। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाता है। गवर्नर जनरल पहला कौन था? गवर्नर जनरल पहला कौन था? फिर इसके बाद भारत का गवर्नर आपसे पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर, तो भारत का पहला गवर्नर कौन था? और फिर भारत का पहला वायसराय पूछा जाता है, भारत का पहला वायसराय कौन था? याद रखिए, ये देखिए, बंगाल का गवर्नर पहला था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का गवर्नर जनरल जो पहला बना था वो था लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। और भारत का पहला वायसराय जो बन के आता है वो था लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी, याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी? दोस्तों जो डलहौजी था, डलहौजी के किए गए सुधार, उसमें व्यवगत का सिद्धांत भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो थी, उसका भुगतान इसको करना पड़ा कैनिंग को, क्योंकि डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से लेके 56 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। फिर इसके बाद 1857 में आता है लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय बन के आता है। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, इसको याद रखना है। और ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? अब दोस्तों दो तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। पहली अनियमित जनगणना जो हुई थी, अनियमित जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो जो था, मेयो, इसके समय हुई थी। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई, नियमित जनगणना ये रिपन के समय हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर नियमित की बात है तो लॉर्ड रिपन, पहली अनियमित अगर ओवरऑल पहली पूछी जाए तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। याद रखिए, इसको बोला जाता है ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। और इसका संस्थापक कौन था? ए.यो. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, संस्कृत तेजपाल कॉलेज में हुआ था, याद रखिए, बंबई में। और इसमें पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके
पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखिए। तो ये बेसिक पॉइंट है। 1885 लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना होती है। एयू ह्यूम इसके संस्थापक है। बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे अर्थात जो यूरोपियन अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, ये बात भी याद रखिए। और पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, ये भी याद रखना है। और कांग्रेस से क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं। 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इस समय वंदे मातरम गाया गया, और 1911 में आप देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। ये बेसिक पॉइंट भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लॉर्ड डफरिन के समय कौन सा युद्ध हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों आपको पता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था, ये डफरिन के समय होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस वायसराय के समय लागू किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के समय यह लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों आपने डुरंड लाइन आप भी सुनी होगी। डुरंड लाइन कौन कौन से देशों के बीच है, जरा बताइए। याद रखिए, अफगान और भारत की सीमा निर्धारण करने हेतु ये डुरंड आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत और अफगान सीमा निर्धारण हेतु। यह भी दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था? लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखिए, लैंसडाउन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? पुलिस आयोग का गठन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसके समय में हुई? दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना ये कर्जन के समय में हुई थी, 1904। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 में। बी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के दौरान भारत का वायसराय कौन था? अब दोस्तों 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इस समय कर्जन नहीं था। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और कर्जन आंसर लगा के आते हैं। इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, इसके समय मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 1911 में दोस्तों जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, बी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय कौन था? चेम्सफोर्ड जो था ये वायसराय था। वहीं मॉन्टेग्यू जो था ये भारत का सचिव था। याद रखिए, मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। यही पूछा गया है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? दोस्तों 1923 में होती है स्वराज पार्टी का गठन, और इसके गठनकर्ता कौन थे? चित्तरंजन दास। आप देखेंगे चित्तरंजन दास, इनको दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है चित्तरंजन दास को। और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग जो थे इस स्वराज पार्टी से संबंधित थे। याद रखिए। और इस कौन सा वायसराय कौन था उस समय? वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 किस वायसराय के समय हुआ था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन हो, चाहे गांधी इरविन समझौता हो, पूना पैक्ट हो, ये सारे के सारे जो थे इस इरविन के ही समय हुए थे। और इसी के समय दोस्तों याद रखिए, जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ था वह इसी के समय हुआ था, इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और किसके
कार्यकाल में हुआ था? गांधी और इरविन का समझौता है तो दोस्तों इरविन के ही बीच होगा। इरविन यहां देखिए दो जगह है, तो गांधी इरविन का समझौता मार्च 1931 में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में लागू हुआ? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन यहां पर जा चुका है, अब ये होगा लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन के समय में दोस्तों ये पारित होता है भारत सरकार अधिनियम 1935, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 1939 को कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों का युद्ध दिवस के रूप विरोध में किस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों ये विश्वासघात के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन 1945, जब भी दोस्तों सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट, तो शिमला सम्मेलन भी स्टेटमेंट रहता है, याद रखिए। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। वायसराय पूछा गया तो 1945 में वायसराय कौन है? 1945 में वायसराय वेवेल है। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेवेल। यही कहता है दोस्तों भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंट बेटन था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट बेटन योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 3 जून 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कई तरीके से पूछी जा चुकी है। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना की घोषणा की जाती है।